हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, 6 रुपये 30 पैसे का ये शेयर है। छोटी सी फार्मा कंपनी है ये, लेकिन शेयर में हमने एक बड़ी तेज़ी देखी, उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी देखी है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे सिनकॉम का शेयर ट्रेड करे वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए क्या आउटलुक हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 6 रुपये 30 पैसे का ये शेयर है, 2.5% की तेज़ी थी। एक महीने में देखो तो तकरीबन 6% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इस बीच एक गिरावट आई, 5 रुपये पर गया, वहाँ से एक अच्छी रफ्तार भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद धीरे 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 धीरे, ज़्यादा नहीं लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके 5-5 पैसा करके ये गिर रहा था। यहाँ पर अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में हालांकि हालत ख़राब है, 22% की गिरावट है। इस बीच अगर मैं इस शेयर देखूँ तो लगातार एक डिक्लाइन मोड में था ये, और टूट के गया था 5 रुपये पर। एक बड़ा बाउंस बैक दिखाया, लेकिन अब वापस गिरावट दिखा रहा है ये। तो देखा जाए तो एक साल का ग्राफ उतना अट्रैक्टिव नहीं है। बीच में जो तेज़ी भी दिखाई, फिर से गिरावट की शुरुआत नज़र आ रही है। अगर नज़र करें कंपनी की तो लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो उतना भी पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी प्रॉफिट में है। हाँ, अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। मुश्किल से इसका जो वॉल्यूम है वो 4 लाख से भी कम है, तो कोई उतना अच्छा वॉल्यूम आप नहीं कह सकते हो यहाँ पर। और कंपनी के बारे में अगर हम नज़र करेंगे तो कंपनी के सबसे पहले हम चलते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। तो रेवेन्यू पहले बढ़ रहे थे। देखो, कोविड के टाइम पे ना इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड खत्म हुआ, यहाँ पर भी डिमांड में श्रिंक आया, यहाँ पर भी गिरावट आई। अब प्रॉफिट में देखो तो सबसे बड़ा डेंट प्रॉफिट में लगा है। जो प्रॉफिट 8 करोड़ का था वो 11 से 14 फिर सीधा 29 करोड़ चला गया, बाद में 19 पर आ गया, और अभी और घट रहा है। अगर मैं इनके क्वार्टरली प्रॉफिट पे आपकी नज़र करूँ तो यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू ऑलमोस्ट बढ़ नहीं रहे, और सबसे ख़राब चीज़ प्रॉफिट को लेकर है कि यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो चुके हैं इनके प्रॉफिट। हालांकि लास्ट क्वार्टर में 4 करोड़ 14 लाख का प्रॉफिट हुआ ज़रूर था, लेकिन अभी देखना होगा कि मार्च क्वार्टर में कितने आते हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है मेरी कि ज़्यादा बेहतर आएंगे। हाँ, लेकिन प्रॉफिट आए ये अच्छी बात है, लॉस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सिनकॉम को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इनके जो रिजल्ट्स है उसके अभी तक डेट सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आने वाले। जैसे आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जहाँ तक बात है डिविडेंड की, तो डिविडेंड पे कर रहा है, लेकिन बहुत कम पे कर रहा है। पैसों में है इनका डिविडेंड, 3 पैसा पे किया था 2022 में, उससे पहले 2017 में पे किया था। मतलब साल 2018, 19, 20, 21 डिविडेंड पे नहीं किया था। पिछले साल 3 पैसे का पे किया था। इस बार देखते हैं पे करता भी है कि नहीं, और करेगा तो कितना करेगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर सिनकॉम के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में सबसे पहले इनके पी रेशियो की बात करें तो 35 का है ये, सेक्टर पी 34 का है। देखो, देखने में लगते हैं पेनी स्टॉक्स 3 रुपए के, 4 रुपए के, 5 रुपए के, 6 रुपए के, 7 रुपए के, लेकिन एक्चुअली में है नहीं ये पेनी स्टॉक, ठीक है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से 35 का पी है इसका, सेक्टर पी 34 का है। तो पहली चीज़, सस्ता आप इसको नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर ये 5 रुपये पर जाता है, 4 रुपये पर जाता है, तब जाके आप इसको सस्ता बोल सकते हो, तो क्योंकि तब इसका जो पी रेशियो है वो भी थोड़ा बहुत कम नज़र आएगा आपको, लेकिन अभी तो नहीं है सस्ता। और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखो, जनरली लोग अपनी राय नहीं देते हैं पेनी स्टॉक्स में। और जहाँ तक बात करें कंपनी की तो ये इनकी वेबसाइट्स है। कंपनी के डोमेस्टिक में भी है, इंटरनेशनल में भी है, और कंपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। और इनका जो प्रोडक्ट है वो 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, 600 से भी ज़्यादा की टीम मेंबर्स है, 25 से भी ज़्यादा देशों में इनका एक्सपोर्ट फैला हुआ है। और कंपनी इनकी प्रोडक्ट भी अगर देखो तो बहुत छोटी है। कैप्सूल्स की बात करें, टैबलेट्स की बात करें, और उतनी ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट इनकी नहीं होती है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों की प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांडिंग होती है। इनकी कफ सिरप हो गई या फिर इनकी पैरासीटामोल हो गई, वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं होती है। और यही वजह है कि इनकी प्रोडक्ट भले ही आपको नंबर्स बहुत बड़ा देखने को मिल जाए कि टैबलेट इतनी ज़्यादा है, कैप्सूल इतनी ज़्यादा है, ऑइंटमेंट इतने ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करने जाए तो वो थोड़ा सा कम ही रहेगा। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कम रहेगा आपको आने वाले दौर में भी। और जाहिर सी बात है, कंपनी अच्छी तो मैं उतना नहीं कहूँगा इसको, लेकिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी हो गई यहाँ से, ठीक है। मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं इसको उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब भी तेज़ी आई है बड़े करेक्शंस यहाँ पर बने हैं, फिर तेज़ी बनी है, फिर बड़ा करेक्शन आया है। अगर मैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आपको ले चलूँ
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 50.57% है। और देखा जाए तो ना म्यूचुअल फंड के पास कुछ है, ना डोमेस्टिक के पास कुछ है, ना एफ फाइल्स के पास कुछ है। सितंबर में अगर हम देखें तब से किसी के पास कुछ नहीं था पहले से, मतलब बड़े बड़े फंड हाउस इससे दूरी बनाए हुए हैं, ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर खरीदने की कोशिश भी नहीं करे, प्रमोटर भी जहाँ पर है वहीं पर है। अच्छी बात है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर बनती है होल्डिंग 49.43%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 36.24% है। और यही वजह है कि शेयर उतना ज़्यादा मतलब अच्छे शेयर प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउस एब्सेंट है यहाँ पर। रिटेल के डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और रिटेल हमेशा हम सब जानते हैं पैनिक में सबसे ज़्यादा बिकवाली रिटेल वाले ही करते हैं। तो देखो अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि उतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मैं नहीं मानता हूँ इसको, और इनके जो नंबर्स है वहाँ पर एक तेज़ी आना ज़रूरी है, जो कि कोविड के बाद गिरावट हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर नंबर्स बेहतर आएंगे, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स का भी इंतज़ार है, अगर मार्च क्वार्टर में अच्छे नतीजे रिपोर्ट करेंगे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो दिक्कत होगी इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि इसका जो पी रेशियो अगर मैं देखूँ तो कोई उतना अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूशन नहीं है ये इस रेंज में। और अगर यहाँ से ये मान लीजिए कि 1.5-2 रुपये गिरेगा तो शायद इसका पी रेशियो और अच्छा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो जो बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी है वो इस प्राइस पर नहीं है। मुझे लगता है कि अभी 4.5-5 रुपये के बीच में अगर ये मिलता है तो वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं। 6 रुपये मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा है ये, थोड़ा सा प्राइजी है ये। और देखो पिछले कुछ दिनों से बाज़ार थोड़ा सा अच्छे मूड में था, तो ये भी थोड़ा बहुत भागता नज़र आ गया बीच में। लेकिन जब बेयर मार्केट आएगा, जब बाज़ार में कोई पैनिक वाली खबरें आएगी, तो ऐसे शेयर सबसे ज़्यादा गिरते हैं। तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिए। ये मत सोचिए कि 10 रुपये का शेयर 6 में मिल रहा है मैं ख़रीदारी कर लूँ, जी नहीं। और ये भी देखिए कि कहाँ पर सस्ता है, कहाँ पर महंगा है, और इनके नतीजे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद टिकी रहेगी कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अच्छे नतीजे शॉर्ट टर्म के लिए पुश करेंगे, ख़राब नतीजे पूरा का पूरा तोड़ के रख देंगे इसको। तो नतीजे के ऊपर नज़र होनी चाहिए, जल्दबाजी मत करें। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक मेरे हिसाब से दूरी बनाए रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और वेट करिए 4 से 5 रुपये की रेंज का, बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।